इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आया है क्योंकि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री छोड़ के सपा जा रहे हैं। हालांकि कुछ सपा या कांग्रेस से भाजपा में भी आ रहे हैं, लेकिन ये आने जाने का सिलसिला चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद एकाएक शुरू हो गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बसपा में रह चुके, बीजेपी में गए और अब सपा से जुड़े स्वामी प्रसाद मौर्य। बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, खासतौर से पिछड़ी जातियों के। 4 साल से ज़्यादा भाजपा में मंत्री रहे और अब ये समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, स्वागत है आपका इंडिया टुडे और आज तक पे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने साल योगी आदित्यनाथ की सरकार में आप रहे और अब चुनाव से ऐन पहले आपने तय किया कि आप समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ जुड़ना चाहते हैं। क्या वजह रही, क्यों आपने भाजपा का साथ छोड़ा और सपा का हाथ जोड़ा? पहली चीज तो बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज, राजनीतिक फैसला रोज नहीं लिए जाते, बहुत सोच समझ करके ऐसे फैसले कभी कभी लिए जाते हैं। बहुत पहले मैंने एक बार फैसला लिया था जब सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन के रास्ते से हटी थी। उस समय मैंने एतराज जताते हुए पहले तो उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया, नहीं आई तो मुझे बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का मजबूर होना पड़ा। और उसके बाद जैसे ही मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ा था, मोदी जी का एक बयान मुझे याद आया। जब उन्होंने बयान दिया था कि लोग मुझको नीच इसलिए कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, मैंने सोचा जब मोदी जी जैसा एक बड़ा नेता पिछड़ों की दुहाई दे रहा है तो इसका मतलब उनके दिल में भी पिछड़ों का दर्द होगा। मोदी जी के पिछड़ों की दुहाई देने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था, ये सोच समझ करके कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बदल गया, नीति बदल गई होगी, लेकिन यहां पर काम करने के बाद पता लगा चेहरा जरूर बदल गया लेकिन चरित्र और नीति नहीं बदली। इसलिए मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में अपनी सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन बड़े ही मनोयोग और संयम के साथ मैंने किया। दलितों, पिछड़ों या प्रदेश की जनता के हितों के खिलाफ जब भी कोई फैसला आया, उचित स्थान पर मैंने अपनी बात मजबूती से रखी। समय समय पर राष्ट्रीय नेतृत्व को भी अवगत कराया, लेकिन बात करने के बावजूद भी उस पर तवज्जो न दिए जाने के नाते मैं उस अपमान के कड़वे घूंट को पीता रहा। और आज ये उचित अवसर आया जब नया जनादेश लेने की बारी आई, निर्वाचन आयोग ने तिथियों की घोषणा किया, तो मैंने सोचा कि 5 साल भाजपा कुशासन और गलत नीतियों का शिकार जो प्रदेश की जनता को होना पड़ा है, आगे इस दौर से उसे न गुजरना पड़े, इसलिए समय रहते हम इस्तीफा देकर के उत्तर प्रदेश की जनता को भी सजग सावधान कर दें और भारतीय जनता पार्टी की विदाई का रास्ता भी तय कर दें। नहीं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बताइए, नहीं मैं समझ गया मंत्रिमंडल में कि आपने छोड़ा, लेकिन छोड़ने की वजह क्या रही? क्या आपने भाजपा में देखा, यूपी की सरकार में देखा, जो आपको लग रहा था कि ये लोग गलत कर रहे हैं? क्योंकि भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि आपको आपके बेटे के लिए टिकट चाहिए थी, बेटे को दे नहीं सकते थे, आपकी बेटी पहले से ही सांसद है, इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के चले गए। क्या आपको अपने परिवार वालों को टिकट दिलानी थी, बीजेपी नहीं दे रही थी क्योंकि वहां पे इतने सारों को टिकट नहीं मिल सकती? क्या ये वजह थी या कुछ आपने दिक्कतें देखी बीजेपी में जो आपको लगा कि ये काम गलत कर रहे हैं? क्या रहा? ये तो आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं, आप सीनियर पत्रकार हैं, ये तो आप भारतीय जनता पार्टी नेताओं की भाषा बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं जिसके पीछे लाखों का हुजूम खड़ा हो, उसके लिए एक बेटी एक बेटा का क्या मतलब होता है? और हजारों नौजवान मेरे बेटे से भी बड़े हैं। इसलिए छोटी सोच के लोग छोटी बात करके जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों का जो आरक्षण मारा जा रहा है,
क्या लोग अंधे हैं, देख नहीं रहे हैं क्या? 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती कर दी गई। सारे राजकीय मेडिकल कॉलेज में बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना विज्ञापन निकाले, एक लाइन का प्रस्ताव लेकर के कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाए गए, इसलिए सामान्य लोगों की सामान्य पदों से, सामान्य लोगों में से इन पदों पर भर्ती कर दी जाए, और यही प्रस्ताव लाकर कर भी दिया। मैंने कैबिनेट में विरोध भी किया, उसके बावजूद उस नियुक्ति पर रोक नहीं लगी। इसके साथ ही साथ आज सारे सरकारी संस्थानों को केंद्र सरकार बारी बारी से निजी क्षेत्रों में दे रही है। सारे केंद्र की संस्थाएं जब निजी क्षेत्र में चली जाएंगी तो आरक्षण कहां देंगे? क्या इसको लोग अंधे हैं, देख नहीं रहे हैं क्या? सबके दिल दिमाग में गोबर भरा है क्या? इसलिए अगर कोई सही बात करे तो बेटी और बेटा का दुहाई देंगे। ये अपने पाप को नहीं देखना चाहते, ये अपनी गलतियों पर प्रायश्चित नहीं करना चाहते। अगर नहीं करना चाहते हैं तो मैं इनको प्रायश्चित करने के लिए मजबूर कर दूंगा। 14 साल का वनवास मेरे कारण इनका टूटा था, फिर से इनको मैं वनवास भेजने के लिए मजबूर करूंगा। और इनको बहुत बड़ा घमंड है कि ये बहुत बड़े 30 मार खाए हैं, बार बार जनता की आंख में धूल झोंक करके सरकार बनाएंगे। कैसे बनाते हैं मैं खुद इनको चुनौती देता हूं, और इनको आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसी पटकनी दूंगा कि भारतीय संविधान से खिलवाड़ करना भूल जाएंगे। बाबा साहब के विचारों के साथ जो मजाक कर रहे हैं, उनके दिया गया आरक्षण की व्यवस्था को ये खत्म कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को पिछड़े वर्ग के आरक्षित जगहों पर सामान्य लोगों की भर्ती कर रहे हैं। मैं इनको हैसियत बता दूंगा, और अगर इस्तीफा दिया हूं तो अनाप शनाप बात करके बात को बहकाना चाहते हैं और साथ ही साथ लोगों को भड़काना चाहते हैं, मैं इनकी सारी कलई खोल के रख दूंगा। अभी खबर आ रही है कि आपके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। 7 साल पुराना केस है। आपने अभी बीजेपी छोड़ी है, सपा ज्वाइन करने की आप बात कर रहे हैं। ऐसे में 2014 में एक केस था जिसमें आपने कुछ देवी देवताओं के खिलाफ बयान दिए, वो बयान गलत पाए गए या गलत माने गए, इस पे आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है और आपको 24 जनवरी को सुल्तानपुर की कोर्ट में पेश होना है। आपके खिलाफ तो मौर्य साहब अरेस्ट वारंट आ गया, आपने यहाँ टीम छोड़ी और पुलिस आपके पीछे। वो आने दीजिए, कोर्ट कचहरी भी है, हर चीज का मैं मुकाबला करूंगा। मैं भी हाई कोर्ट का एडवोकेट था। मैं हमेशा न्याय में विश्वास करता हूं, न्यायपालिका में विश्वास करता हूं। न्यायपालिका में मैं कभी वकालत भी करता था, इसलिए जो न्यायिक प्रक्रिया है मैं उस रास्ते से गुजरूंगा, उसका मैं सम्मान करता हूं। आपके हिसाब से कितने ऐसे विधायक हैं या ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी में हैं, जो कि घुटन महसूस कर रहे हैं या जो नाखुश हैं, जो आपकी तरह बीजेपी छोड़ के सपा में आना चाहते हैं या कम से कम बीजेपी छोड़ना चाहते हैं? करीब 5 ने तो छोड़ ही दिया है, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि इससे ज्यादा भी है। मैं कह रहा हूं कई विधायक इस्तीफा दे दिए, कई देने वाले हैं। अभी वन मंत्री दारा सिंह चौहान भी इस्तीफा दे दिए हैं। आगे देखिए होता है क्या। 14 तारीख की जो तस्वीर आएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताबूत में अंतिम कील होगी। तो कितने विधायक हो सकते हैं ऐसे? कोई नंबर है आपके पास? आपके हिसाब से कितने ऐसे विधायक हो सकते हैं जो कि भाजपा छोड़ सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी विधायकों और मंत्रियों की पेशबंदी करने में जुड़ गई है, मान मनोबल में जुड़ गई है, इसलिए भूल करके भी किसी का नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, आपने बसपा में काम किया बहन जी के साथ, फिर आपने बीजेपी में काम किया योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जी, मोदी जी के साथ, और अब आप सपा में आए। सपा में तो अभी आप जुड़ रहे हैं, लेकिन बसपा के काम करने के कल्चर में, बीजेपी के काम करने के कल्चर में ये तय नहीं है। अच्छा, ठीक। क्या फर्क पाया पहली बात में तो रहने में और बीजेपी में रहने में? क्या फर्क पाया आपने? पहली बात तो कहीं आने जाने का प्रमाण पत्र अभी मत दीजिए। वो प्रमाण पत्र हम 14 तारीख को लेंगे। 14 जनवरी को हमारा जब फैसला होगा तब आप प्रमाण पत्र देंगे तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। आपके हिसाब से आपके और बाकी नेताओं के सपा से जुड़ने से क्या फायदा मिलेगा इस चुनाव में? क्योंकि सपा को साधारण तौर पे यादवों और मुसलमानों की पार्टी माना जा रहा है। इस बात पर मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल यह है कि ऐसा है, गैर यादव ओबीसी जातियां हैं, उनको अपने टिकट पे लाने में अखिलेश यादव को दिक्कत हुई। 2017 में भी दिक्कत हुई, 2019 में भी दिक्कत हुई। इस चुनाव में ऐसा क्या होगा
कि जो मुलायम सिंह के वक्त पे था कि न केवल यादव न केवल मुस्लिम बल्कि नॉन यादव ओबीसी भी आते थे सपा के साथ, अब नहीं हो रहा है ऐसा? पहली बात ये कि जो आप बहस कर रहे हैं ये विषय 14 के बाद आएगा, 14 के बाद इसका उत्तर दूंगा। अभी मैं अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं से घिरा हुआ हूं, उनसे संवाद कर रहा हूं, मीडिया के लोगों को मैं अपना पक्ष रख रहा हूं और साथ ही साथ 14 के बाद में विस्तार से आगे की बात करूंगा। चलो आगे की बात बाद में करेंगे, और क्या बिगड़ना, ठीक है, आगे की बात बाद में करेंगे, पीछे की बात करते हैं। मैं थोड़ा और जानना चाहता हूं 14 के बाद योगी आदित्यनाथ जी के काम करने के तरीके में या उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार में आपने क्या कमी पाई? जो आप देख रहे थे, आप मंत्रिमंडल में थे, कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करते थे, बीजेपी की प्रायोरिटीज में आपने क्या कमी पाई कि आपको लगा कि यह फैसला लेने की जरूरत है? देखिए, बीजेपी की प्रायोरिटी उत्तर प्रदेश और देश की जनता नहीं, आरएसएस का एजेंडा रहता है। और जब आरएसएस का एजेंडा चलता है तो बड़े बड़े नेताओं की बोलती बंद हो जाती है, एक दूसरे पर टालते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और आरएसएस का एजेंडा सब पर भारी हो जाता है। और यही कारण है कि कभी कभी ये नेता अपने आप में असहाय साबित हो जाते हैं। केशव मौर्य का बयान आया, वो कहते हम ही से बात कर लेते, हम कोई तरीका निकाल देते, आप क्यों छोड़ के चले गए? कई बीजेपी वाले बोल रहे हैं बात करते कोई रास्ता निकल आता सुलह का। भाई देखो, आप केशव मौर्य जी की बात कर रहे हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं। यद्यपि उप मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी हालत बेचारे जैसी रही है। वो अपना रोना कभी कभी खुद रोते भी रहे हैं। इसलिए जो बेचारा है, उस बेचारे को मैं अपनी बात क्यों बताऊंगा? जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति पिछड़ों के लिए क्या करेगा? इसलिए बेचारे को बेचारे की हालत में रहने दीजिए। आप उनको बेचारा बोल रहे हैं, वो तो डिप्टी सीएम है। अब अगर डिप्टी सीएम भी बेचारा हो तो असली बेचारा क्या होगा उसका? आप डिप्टी सीएम होते हुए भी बेचारे हैं। यही रोना है कि कहने के लिए डिप्टी सीएम है, लेकिन हालत बेचारे जैसी है। अच्छा, हमने 2014 के बाद देखा कि कई सारी नॉन जाटव दलित्स, नॉन यादव ओबीसीज बीजेपी के साथ जुड़े। क्या आपको लगता है कि पार्टी इन तमाम कम्युनिटीज, इन तमाम समुदाय के लोगों की जो जरूरतें हैं, जो उनकी हसरतें हैं, उन्हें पूरा करने में कामयाब रही? क्योंकि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है जैसे उन्होंने पहले जीते हैं, उसमें इन नॉन यादव ओबीसीज का बहुत बड़ा योगदान होगा। उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के दम पे बीजेपी उत्तर प्रदेश जैसा चुनाव जीत सकती है। देखिए, वो भी मेरी देन थी। मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ा था, भारतीय जनता पार्टी में आया था। बहुत बड़ा जनाधार बहुजन समाज पार्टी से निकल कर मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में गया था। वो भारतीय जनता पार्टी जो 14 साल वनवास झेली थी, रातों रात पहाड़ जैसी पार्टी बन गई। भारतीय जनता पार्टी का बम बोल गया और नतीजा हुआ एक तरफा, उसका चुनाव चल गया और पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। आज मैं भारतीय जनता पार्टी अगर छोड़ा हूं तो जिस तरीके से मेरे छोड़ने के बाद आज बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, उसी प्रकार से मेरे छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का वनवास भी तय हो जाएगा। आपके खुद के हिसाब से, अलग अलग विश्लेषक अपना अनुमान लगाएंगे, आपके खुद के हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक हैसियत क्या है? अगर आप छोड़ते हैं, आपके हिसाब से बीजेपी का कितना वोट कटेगा? आप क्या मानते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य व्यक्ति नहीं है, वो पूरे प्रदेश के लाखों लाख गरीब, दलित, पिछड़े समाज के नेता हैं। इनके हितों की लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। जब भी जनजातीय अत्याचार पड़ी, पहाड़ की तरह खड़े हो जाते रहे। हाउस में या हाउस के बाहर इनकी बात को मजबूती से उठाते रहे हैं। मंत्री के रूप में जबरदस्त इनके हितों के लिए काम किया है। इसलिए अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कोई निर्णय ले रहे हैं तो प्रदेश का अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ा वर्ग निर्णय ले रहा है। और इसीलिए जिस अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़े वर्गों ने इनकी सरकार बनाई,
उसी अनुसूचित जात जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को ये अजगर की तरह निकल गए। अब मौका आया है वही दलित और पिछड़ा जिसने इनकी सरकार बनाई थी, वही इनकी सरकार की ताबूत में कील बिगाड़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, पर तब पूछूंगा अगर आप बुरा ना माने। ये मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में लोग, जब मैं घूमता था, कहते थे कि रामविलास पासवान वहां के मौसम वैज्ञानिक हैं। अब मैं हाल ही में देख रहा हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक बनने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, कि जब बीएसपी की सरकार थी बीएसपी के साथ थे, सपा की नहीं बीजेपी की सरकार बनी बीजेपी में आ गए। अब इनको क्या ये लग रहा है कि सपा की सरकार आएगी इसलिए मौसम वैज्ञानिक की भूमिका में कम से कम आप सोच रहे हैं, इस वजह से आप जुड़ रहे हैं सपा के साथ? ऐसा है, बहुत से मीडिया के चैनल के और बहुत से प्रिंट मीडिया के, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, बहुत से बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े रिपोर्टर को मैंने देखा है, हर साल चैनल बदलते हैं, हर साल अखबार बदलते हैं, हर साल प्रिंट मीडिया बदलते हैं, हर साल कोई संपादक एक से दूसरे में जाता है। वो अवसरवादी होते हैं क्या? परिस्थितियों के कारण ऐसा होता है। इसलिए ये ऐसी बात करने वाले लोग घिनौनी सोच के लोग हैं, जो चाहते हैं उनके मनमानेपन को गुलाम की तरह बर्दाश्त करें, उनके मनमाने पर का प्रतिकार न करें, उनके मनमाने पर का विरोध न करें। और स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़े हैं। जो भी सम्मान स्वाभिमान से टकराएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि करारा जवाब भी देंगे, अवसर आने पर उनको पटकनी भी देंगे। चलिए, अभी तो आप बड़े जोश में लग रहे हैं। नई आपकी एक एंट्री हो रही है, नई आपकी एक राजनीतिक पार्टी शुरू, नई एक राजनीतिक इनिंग्स शुरू हो रही है। आपने अपनी बातें कही, कितना बड़ा भूचाल आता है जमीन पर, हवा में नहीं लेकिन इंपैक्ट जमीन पे कितना होता है, कितने वोट छिटकते हैं बीजेपी से, कितने वोट जुड़ते हैं उस पार्टी के साथ जहां पे आप जा रहे हैं। आप दावा तो ये कर रहे हैं कि आपके आने के बाद अब सपा की सरकार एक बार फिर से बनेगी, बीजेपी का सफाया होगा। जनता उत्तर प्रदेश की क्या मानती है, आप खुद कितना बड़ा फैक्टर है, ये भी हमें पता चलेगा 10 मार्च को। 14 तारीख के बाद एक बार फिर से बातचीत होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पुलिस से डर रहे हैं आप? 10 मार्च से पहले आपको चिंता है कि अरेस्ट हो सकते हैं? बहुत धन्यवाद। चलिए, बड़ी भीड़ है आपके पास, बाप रे बाप। स्वामी प्रसाद मौर्य, they're clearly much in demand. I'm glad we managed to get that time in. He clearly has a very high sense of self-esteem and self-worth, which in some senses was seen in reality in Uttar Pradesh in 2017 when the BJP stock did go up on the back of the fact that several of the Maurya, the Kushwaha voters of the non-Yadav OBC communities did switch to the BJP. But was that because of the man you just saw and heard from, or was that part of the larger social engineering being carried out by the BJP? That's the critical question. The BJP at this moment clearly thinks it can win these communities without the likes of Swami Prasad Maury. Swami Prasad Maury thinks he is the man who carried these votes to the BJP bandwagon. Over the next few weeks, we will know which it's likely to be. But in terms of optics, in terms of atmospherics, so many high-profile exits from the BJP isn't what the party would have wanted right ahead of the first phase of polling. I'm slipping into a break. We'll have more for you on the other side. Stay with us.